तो आज हम पढ़ेंगे कार्बन प्रतिरोध एवं वर्ण कोड। तो कार्बन के प्रतिरोध एवं वर्ण कोड हम किसको कहते हैं? हमारे घरेलू जो उपकरण हैं जिनका इस्तेमाल हम घर पे करते हैं एवं प्रयोगशाला में जो विद्युत परिपथ हैं उनमें बहुत से प्रतिरोधकों का या रेजिस्टर्स का या रेजिस्टेंस का उपयोग किया जाता है। और ये रेजिस्टेंस सामान्यतः ये प्रतिरोधक दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है तार आबद्ध प्रतिरोधक और दूसरा है कार्बन प्रतिरोधक। तो देखो, तार आबद्ध प्रतिरोधक हम किसे कहते हैं? तार आबद्ध यानी जिस पर तार लपेटा हुआ रहता है। आपने देखा होगा प्रयोगशाला में हम एक रियोस्टेट का इस्तेमाल करते हैं जब हम ओम के नियम का सत्यापन करते हैं। इस स्थिति में एक बहुत बड़ा सा होता है जिसके ऊपर तार ऐसे लपेटा हुआ होता है। जैसे एक रिंग है, रिंग के ऊपर एक लंबी सी रॉड होती है, उसके ऊपर तार ऐसे उस पर चक्कर रहते हैं यानी लपेटा हुआ रहता है। तो उस तरह का जो प्रतिरोधक है उसे हम तार आबद्ध प्रतिरोधक कहते हैं। अब तार आबद्ध प्रतिरोधक में क्या होता क्या है कि ये प्रतिरोधक सामान्यतः मिश्र धातु, कौन कौन सी मिश्र धातुएं हैं? एक तो मैंगनीन है, एक आपका नाइक्रोम है या कॉन्स्टेंटन है, इत्यादि धातुओं, मिश्र धातुओं के ये तार आबद्ध प्रतिरोधक बनाए जाते हैं। अब हम अभी बाद में बताएंगे कि मैंगनीन में क्या क्या होता है, नाइक्रोम कॉन्स्टेंटन में कौन कौन सी धातुएं होती हैं। इनके लिए प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है वो अल्फा, जिसका मान बहुत कम होता है। अल्फा का मान जिन पदार्थों के लिए अधिक होता है वो ताप परिवर्तन से अधिक प्रभावित होते हैं, लेकिन अल्फा का मान जिन पदार्थों के लिए कम होता है तो वो ताप के परिवर्तन से कम प्रभावित होते हैं। यही कारण है कि जहां हमें ताप बढ़ने से या ताप घटने से परिपथ में प्रतिरोध के मान में अगर अंतर अधिक नहीं आए तो ऐसी स्थिति में हम तार आबद्ध प्रतिरोधकों का इस्तेमाल करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा क्या होता है इनके लिए? बहुत कम। अल्फा कम होने से किससे कम प्रभावित होते हैं? ये ताप परिवर्तन। परिवर्तन में दोनों चीजें आती हैं, बढ़ना भी और घटना भी। ताप बढ़ता है तो इसका मान बढ़ता भी कम है और ताप घटता है तो इसका मान घटता भी कम है। और इसलिए कहा जाता है कि इसका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है? अल्फा है। और इससे वजह से कम प्रभावित होते ताप से। इससे उच्च मान के प्रतिरोधक नहीं बना सकते हम। क्यों नहीं बना सकते वो अभी हम आपको बताते हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए लंबे तार की आवश्यकता होगी जो कि सुविधाजनक नहीं है। कैसे नहीं है ये देखते हैं। हम जानते हैं किसी तार का जो प्रतिरोध है वो R बराबर रो L अपॉन ए होता है। रो तो प्रतिरोधकता है, अगर आपने धातु बदली है तो बदलेगा, अगर आपने धातु नहीं बदली है, चालक नहीं बदला है तो नहीं बदलेगा। तो इसलिए रो कांस्टेंट हो गया किसी विशेष धातु के लिए। अब आता है ए और एल। अगर आप एरिया ज्यादा रखोगे तो प्रतिरोध कम होगा। क्या होगा? प्रतिरोध कम होगा। तो एक तो आप क्या है, उच्च मान के नहीं बना सकते। क्यों? आपको मोटा तार लेना पड़ेगा। दूसरा, आपको अगर लंबाई आप ज्यादा रखते हो तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। अंश की राशि ज्यादा तो ये राशि ज्यादा, ये राशि ज्यादा तो ये राशि कम। हम चाहते हैं उच्च मान के प्रतिरोध को बनाना, तो हम क्या करेंगे? एल के मान को ज्यादा रखेंगे। एल के मान को ज्यादा रखेंगे तो लंबाई ज्यादा होगी तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। लेकिन लंबाई कितनी रखोगे आप? लंबाई की भी एक सीमा होती है, इसलिए अधिक लंबाई के हम तार का उपयोग नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि हम तार आबद्ध प्रतिरोधकों के लिए उच्च मान के प्रतिरोधक नहीं बना सकते हैं। अब बात आती है आपके अल्फा की। तो अल्फा हम किसको कहते हैं? इसको परिभाषित करने का तरीका यह है कि आपके पास कोई एक चालक है और चालक का प्रारंभ में जो ताप है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर किसी चालक के ताप को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपने बढ़ा दिया, कितना बढ़ाया है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में इस चालक के प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है उसी वृद्धि को ही हम इस चालक का या पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। वापस समझना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो प्रतिरोध है आपने क्या किया है, इसके ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया, तो ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो अगर किसी चालक का 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है उसे हम कहते हैं उसका प्रतिरोध ताप
गुणांक। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप अल्फा। अब आती है बात 3 तरह की मिश्र धातु, मैंगनीन, नाइक्रोम और कॉन्स्टेंटन। तो हम क्या देख सकते हैं, मैंगनीन जो होता है, मैंगनीन ये, इसमें कॉपर होता है 84%, मैंगनीज होता है 12% और निकल होता है 4%। इसी तरह से नाइक्रोम मिश्र धातु में कॉपर 60%, निकल 40%, कॉन्स्टेंटन में निकल 80% और क्रोमियम 20% होता है। इसके बाद अब हम देखते हैं दूसरे तरह के जो प्रतिरोधक हैं वो कार्बन प्रतिरोधक हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, उच्च मान के जो भी प्रतिरोधक हैं वो कार्बन के बनाए जाते हैं। इसमें करते क्या है, कार्बन को, इसलिए इन प्रतिरोधकों को हम कार्बन प्रतिरोधक भी कहते हैं। ये आकार में बहुत छोटे होते हैं और सस्ते होते हैं। लगभग इतनी सी साइज होती है इसकी, बहुत छोटा साइज होता है इसका, बहुत छोटे आकार में होते हैं और बहुत सस्ते होते हैं। आपको मार्केट में 10 रुपए में बहुत सारे कार्बन के प्रतिरोधक मिल जाएंगे। इनमें कार्बन को किसी बंधनकारी यानी बाइंडिंग एजेंट की सहायता से बेलन के रूप में ढाला जाता है। हम करते क्या है, कार्बन को, एक एजेंट होता है बाइंडिंग एजेंट, जैसे हम किताबों कॉपियों की बाइंडिंग कराते हैं उससे वो बंधी रहती है। तो एक एजेंट होता है, एक पदार्थ होता है, उस पदार्थ को हम कार्बन में मिलाते हैं और बेलन के रूप में इनको ढाल दिया जाता है। किस तरह की आकृति, जैसे ये हम देख रहे हैं कि बेलन की आकृति है, ये भी एक बेलन की आकृति, इस आकृति में हम इनको ढाल देते हैं। तो कार्बन के प्रतिरोधकों की विशेषता कैसे पहचानते हैं, कितने मान का होता है, उसके लिए क्या करते हैं, इन कार्बन प्रतिरोधकों की बेलन पर 4 समाक्षीय, मतलब जिनका अक्ष एक ही होता है, रंगीन पट्टियां बनाई जाती हैं। अलग अलग रंग की पट्टियां बनाई जाती हैं। प्रत्येक पट्टिका का एक विशेष अर्थ होता है और प्रत्येक रंग का एक विशेष कोड होता है, रंग का कलर कोड होता है। और 4 पट्टियां रंगीन, हर पट्टिका का एक विशेष अर्थ, हर विशेष रंग का एक विशेष कोड होता है। पहली 2 पट्टिकाएं उनके प्रतिरोध को 2 सार्थक अंक, पहली पट्टिका जैसे जो भी 2 रंग हैं तो वो सीधे सीधे अंक लिख दिए जाएंगे उसकी। तीसरी पट्टिका दशमलव गुणक यानी 10 की पावर के रूप में लिखा जाता है। चौथी पट्टिका सहता प्रतिशत को बताती है कि इसमें कितना टॉलरेंस है, यानी इसका प्रतिरोध कितना प्लस माइनस में कितना हो सकता है। इसके अलावा कई बार चौथी पट्टिका जो होती है किसी कार्बन के प्रतिरोधक में एब्सेंट रहती है, यानी वहां पर वो उपस्थित नहीं रहती है। तो ऐसी स्थिति में हम उसके सहता को 20% लेते हैं। कितना लेते हैं, 20%। कब लेते हैं 20%, जब चौथी पट्टी उपस्थित नहीं होती है तब। अब हम देखेंगे कि ये दिखता कैसा है और इसके लिए कौन से कलर के लिए कौन सा कोड है और हम किसी भी मान को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं, अभी हमने पहले पढ़ा था कार्बन के प्रतिरोधक। तो कार्बन के प्रतिरोधक के लिए एक ये टेबल है। कार्बन के प्रतिरोधक होते किस तरह के हैं दिखने में, एक इस तरह की बेलनाकार होता है और दोनों तरफ पे तार लगा रहता है, संयोजी तार जिसे हम लीड भी कहते हैं। इस तरह से 2 लीड लगी रहती हैं ताकि परिपथ में ऐसे जोड़ा जा सके। परिपथ में किस तरह हम इस्तेमाल करें उसके लिए 2 लीड लगी रहती हैं। अब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो आपको दिख रही हैं ये 4 सम अक्षीय क्या है, रिंग है या पट्टिकाएं हैं। ठीक है, या इस तरह से ये रिंग बनी है, वृत्त बने हुए हैं, अलग अलग रंग के होते हैं। और ये किस तरह से, पहला हमने मान लो ये लाल रंग का है, दूसरा नारंगी है, तीसरा नीला है और चौथा सुनहरा है। बस ये कलर रहेंगे इस पे। तो अब आपको इन कलर की सहायता से और इस टेबल की सहायता से इस कार्बन प्रतिरोधक का मान ज्ञात करना है। तो देखो हम ज्ञात कैसे करते हैं। सबसे पहले तो टेबल है ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। याद करने का तरीका बहुत आसान है, बस ये है कि इनकी आपको अंग्रेजी के नाम अगर आपने याद कर लिए तो आप भूलेंगे नहीं, और अंग्रेजी के नाम याद करने भी जरूरी है, बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि आप याद नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो कॉलम आता है वो कलर का आता है, रंग का आता है। दूसरा, उस रंग के लिए क्या अंक निर्धारित किया गया है उसके लिए आता है। तीसरा, इस अंक के लिए 10 की पावर कितना हम मान लिखेंगे वो तीसरा गुणक के लिए आता है। और चौथा सहता के लिए आता है। तो सहता केवल लास्ट में 3 की होती है, वो हम बाद में देखते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है, यहाँ काला, ब्लैक, भूरा, ब्राउन, लाल, रेड, नारंगी, ऑरेंज, पीला, येलो, हरा, नीला, बैंगनी, धूसर या स्लेटी जैसे ग्रे, सफेद, सुनहरा, चांदी के रंग का और रंगहीन। इस तरह के आपके पास ये टोटल जो आ जाते हैं, यहां से लेके यहां तक 10 तो ये हो गए व्हाइट तक, फिर 11, 12, 13 है टोटल ये।
इधर आ गए उनके अंक, इनके अंक नहीं होते हैं, जिनकी सहायता आती है उनके अंक नहीं आए, सुनहरे का, चांदी का और रंगहीन का इनके अंक नहीं है, लेकिन 10 की पावर के रूप में इनको लिखा जाता है। रंगहीन के लिए कुछ भी नहीं है, लास्ट में सहायता प्रतिशत 20% होती है। सहायता प्रतिशत का मतलब होता है, हम थोड़ी देर के लिए आपको बता दें छोटे अंक से, अगर किसी प्रतिरोध का मान, इस प्रतिरोध इतना नहीं होता है, हालांकि 10 की पावर के रूप में बहुत ज्यादा होता है, हजारों में होता है, हमने थोड़ा एग्जाम्पल के लिए लिया, अगर 100 है इसका प्रतिरोध और प्लस माइनस जो प्रतिशत में सहता है वो मान लो गोल्डन है 5%, कैसा है 100 तो है इसका ये, और लास्ट वाली इसके लिए जो रंग है वो गोल्डन की है, गोल्डन के लिए सहायता प्रतिशत 5%, तो इसका मतलब होता है इसका जो प्रतिरोध होगा वो 100 + 5 और 100 - 5 ये होता है। इसका मतलब 100 + 5 यानी 105 ओम और 100 - 5 यानी 95 ओम। इसका मतलब ये होता है सहायता का, यानी इस मान में इतने प्रतिशत, इसी का इतने प्रतिशत निकालना है, 100 का 5% निकालना है, वो इसमें जोड़ना है एक बार, और 100 का 5% निकाल के इसमें से घटाना है। इसका मतलब सहायता का तो होता है ये। अब हम क्या देखते हैं कि हमें ज्ञात करना है, और पहली चीज तो ये टेबल हम याद कैसे करेंगे। टेबल याद करने के लिए एक तरीका है इसमें, और वो एक फॉर्मूला है। तो देखते हैं फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला इसका ये होता है, यहां सबसे नीचे लिखा है हमने बी रॉय, रॉय नाम का कोई एक व्यक्ति है, बी रॉय पूरा नाम है उसका, BROY, रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये देश, हैव वेरी गुड वाइफ, यानी बी रॉय का नाम का एक कोई व्यक्ति है ग्रेट ब्रिटेन का, उसकी पत्नी जो है वो वेरी गुड, बहुत अच्छी है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला बना दिया। इससे हम इस टेबल को याद कर सकते हैं। देखो कैसे याद करेंगे। सबसे पहला बी यानी ब्लैक, फिर दूसरा बी यानी ब्राउन। अब पहले ब्लैक आए कि ब्राउन आए वो अल्फाबेट में देखना है, बी दोनों पहले, लेकिन एल पहले आता है और आर बाद में आता है, इसलिए ब्राउन बाद में आएगा, ब्लैक पहले आएगा। तो बी रॉय, आर मीन्स रेड, ओ वाई ऑरेंज येलो, तो ये 5 कलर हो गए, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। ऑफ हमें कैपिटल लेटर्स के ही देखने हैं, ऑफ को हमने कैपिटल में लिखा, ग्रेट का जी कैपिटल में लिखा है, जी यानी ग्रीन, फिर ब्रिटेन का कैपिटल बी, फिर क्या आ गया ब्लू, हैव में कुछ नहीं, वेरी, वायोलेट, वायोलेट कहते हैं बैंगनी को, गुड वाइफ, जी फॉर ग्रे और डब्ल्यू फॉर व्हाइट। इस तरह से हम इस पूरी टेबल को याद कर सकते हैं। कैसे कैसे याद करना है, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ, इस तरह से हम सूत्र को याद कर सकते हैं। और सूत्र से अब ये कैसे याद करेंगे, पहले को हमने 0 से शुरू करेंगे, हम 0 से लेकर 9 तक पढ़ते हैं दशमलव के अंक, तो 0 से शुरू होगा, 1 2 3 4 इसी क्रम में 9 तक जाएगा। जो यहाँ 0 वो 10 की पावर में आ जाएगा, जैसे 10 की पावर 0, इसका मान 1, फिर 1 है तो 10 की पावर 1, फिर 2 है तो 10 की पावर 2, 3 है तो 10 की पावर 3, इस तरह से। सहता केवल 3 में आएगी। एक तो आपके गोल्डन के लिए 5% आएगी, सिल्वर कलर चांदी के रंग के लिए 10% आएगी, और रंगहीन है तो सहता प्रतिशत। रंगहीन मतलब ये चौथी जो रिंग है वो एब्सेंट अगर है, वो उपस्थित नहीं है चौथी रिंग, तो हम 20% सहता लेते हैं। अब हमने एक तरह का ये सवाल हमें दिया गया है, इस सवाल में हम कैसे पता करेंगे, लाल, नारंगी, नीली और सुनहरी रंग की ये 4 पट्टियां हैं इस कार्बन के प्रतिरोधक पर, और इन पट्टियों की सहायता से हम इस प्रतिरोधक का ओम में मान ज्ञात करना चाहते हैं। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, जैसा कि हमने इसमें जो लैंग्वेज दिखाई थी उसमें लिखा था कि पहले शुरू के 2 रंग जो है वो सीधे सीधे सार्थक अंक को व्यक्त करते हैं। तो देखो पहले 2 सार्थक अंक कैसे लेंगे, पहला क्या है लाल, तो लाल के लिए अंक क्या है, लाल के लिए है 2, ये देखो 1 और ये 2, तो सबसे पहले हम पहला अंक लिख देंगे 2। फिर क्या है नारंगी, फिर क्या है नारंगी, और नारंगी के लिए क्या है 3, तो हम क्या लिख देंगे 3, यानी ये तो सीधे सीधे लिखने हैं, शुरू के 2 अंक वैसे ही लिखने हैं जो कलर है। तीसरा है नीला, अब नीला कहां पे है, ये रहा नीला, ठीक है, तो नीले के लिए क्या है 10 की पावर 6, तो अब हमें नीले के लिए अंक नहीं लिखना है, इसके हमें गुणक लिखना है, क्योंकि तीसरा क्या बता रहा था दशमलव गुणक, तो ये आ गया 10 की पावर 6, फिर प्लस माइनस, और प्रतिशत में क्या, चौथा है सुनहरा, सुनहरा के लिए 5%,
तो आपको क्या करना है, ये जो मान हमें मिला है, पहले शुरू के 2 अंक सार्थक अंक, तीसरा अंक 10 की पावर के रूप में आएगा, उसके सामने 10 की पावर क्या दी गई है, और चौथे में प्लस माइनस 5%, 10 या 20 जो भी है, तो सुनहरा है तो 5%, चांदी का है यानी चौथी पट्टी सुनहरी है तो 5%, चांदी की है 10%, अगर नहीं है वो पट्टी तो 20%। अब इसको हम कैसे करेंगे, ये मान जो दिया है उसका निकालो पहले आप 5% और वो इसमें प्लस कर दो तो हो जाएगा प्लस, इसका निकालो आप 5% दोबारा से, एक बार कर दो माइनस, तो एक बार आप करोगे इसमें प्लस तो इतने ओम, और एक बार करोगे आप माइनस तो इतने ओम। तो इस तरह से हम किसी कार्बन प्रतिरोधक का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो एक सवाल है, एक धातु के तार की लंबाई L मीटर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A वर्ग मीटर है। यदि तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाए, कितनी 2 गुनी कर दी जाए, तो इसके प्रतिरोध व प्रतिरोधकता में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आपको क्या ज्ञात करना है कि अगर आपने एक तार है और उस तार की लंबाई L मीटर है, अनुप्रस्थ काट A है, आपने लंबाई को खींचकर क्या कर दिया है 2 गुना। ध्यान रखना, लंबाई को खींचकर 2 गुना कर रहे हैं, दूसरा तार जोड़कर नहीं। तो लंबाई को आपने खींचकर 2 गुना कर दिया, तो इसके प्रतिरोध में और प्रतिरोधकता में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो अब इसको ज्ञात करने के लिए देखो, हमारे पास ये हमने एक उदाहरण ले लिया। मान लो ये चालक तार है, आपने इसको पकड़ के इसका पहले हमने वजन नोट कर लिया, मान लो इसका वजन 1 किलोग्राम है। अगर आप इस चालक तार को खींच के डबल कर देते हो तो क्या इसका वजन घटेगा क्या? नहीं, वजन उतना ही रहेगा, यानी द्रव्यमान उतना ही रहेगा। चूंकि हम इस पदार्थ को नहीं बदल रहे इसलिए इसका घनत्व भी नहीं बदलेगा। हम जानते हैं द्रव्यमान बटे आयतन बराबर घनत्व के। तो यानी क्या आया, एक सूत्र होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान और बटे आयतन के, यानी मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी। तो अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि मास वही रहेगा, यानी d इंटू वी बराबर नियतांक, घनत्व इंटू आयतन बराबर किसके है, द्रव्यमान बराबर कर दो, द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व के। तो द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व में क्या है, हम क्या देख रहे हैं, एक तो द्रव्यमान नहीं बदल रहा, दूसरा क्या नहीं बदल रहा, घनत्व नहीं बदल रहा। तो क्या बदल रहा, अकेला v बदल रहा है। इसका मतलब है आयतन, सॉरी इसका क्या है, m बराबर d इंटू बी, यानी m क्या रहना चाहिए, नियत। तो ये भी क्या रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए। तो ये भी नियत रहना चाहिए, ये भी। अब होगा क्या, आयतन भी नियत रहेगा। तो आयतन नियत रहेगा तो होगा क्या, पहले आयतन इसका हम ज्ञात कर लें। हमने माना कि एक चालक तार है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, लंबाई l है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, इनमें तीनों चीज नियत रहेंगी, आयतन भी नियत रहेगा, आयतन नहीं बदलेगा, घनत्व भी नहीं बदलेगा, द्रव्यमान भी नहीं बदलेगा, सिर्फ इनकी क्षेत्रफल बदलेगा और लंबाई बदलेगी। तो क्षेत्रफल कैसे बदलेगा वो हम ज्ञात कर लेते हैं। हमें लंबाई दिया है, ये क्षेत्रफल a है, पहले लंबाई l है, अब हमने क्षेत्रफल को a डैश कर दिया और लंबाई को l डैश बराबर 2l। 2l क्यों लिखा, क्योंकि हमें कहा गया है कि 2 गुनी कर दी है लंबाई। अब हम देखते हैं कि इस क्षेत्रफल में यदि हम लंबाई से गुणा कर दें तो क्या होता है, आयतन। तो ये प्रारंभिक स्थिति में आयतन और ये अंतिम स्थिति में आयतन। तो क्या लिखा हमने, प्रारंभिक आयतन बराबर अंतिम आयतन बराबर अंतिम आयतन की। तो आयतन नहीं बदलेगा। तो पहले आयतन क्या है, a इंटू एल। अब आयतन क्या हो गया, a डैश और l डैश। हमें l डैश मालूम है 2l, a डैश का मान ज्ञात करना, तो al बराबर a डैश इंटू 2l। तो a डैश बराबर 2l का भाग हो जाएगा, तो a डैश बराबर al अपॉन 2l, l से l कट गया, a अपॉन 2। इसका मतलब क्षेत्रफल, a डैश क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और वो कितना हो गया, आधा हो गया। अब हम क्या जानते हैं, प्रतिरोध r बराबर रो एल अपॉन ये तो प्रारंभिक प्रतिरोध है। ये कौन सा है, ये प्रारंभिक मान है। अब अंतिम मान को क्या कहा हमने, r डैश। ये कौन सा है, अंतिम मान। वो कैसे निकाला, r डैश, ये r की जगह r डैश, रो की जगह रो रहेगा क्योंकि पदार्थ नहीं बदलेगा। तो रो इंटू l डैश अपॉन a डैश। इसी सूत्र को हमने ऐसे लिख दिया।
आर डैश की जगह निकालना है आर डैश, रो का मान रो है, एल डैश का मान 2l है, ए डैश का मान a अपॉन 2 है, a अपॉन 2 का 2 पहुंचा ऊपर तो 2 इंटू 2 4 हो गया, तो रो एल अपॉन ए इंटू 4, और रो एल अपॉन ए किसका मान है, ये आर का मान है, तो हम इसकी जगह लिखेंगे आर, तो ये हो गया 4r। तो अंतिम मान क्या मिला हमें 4r। अब हमें निकालने हैं प्रतिशत वृद्धि, तो ये सूत्र याद कर लो प्रतिशत वृद्धि का, अंतिम माइनस प्रारंभिक बटे प्रारंभिक, ठीक है, इंटू 100, तो अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान और अपॉन प्रारंभिक मान। हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम अंतिम में से जब हम प्रारंभिक घटाएंगे तो अंतर कितना आया, वो अंतर किसके सापेक्ष, प्रारंभिक के, इसलिए हम प्रारंभिक से भाग देंगे। तो 4r माइनस आर, 4r कहाँ है, ये रहा आर डैश, 4r माइनस आर अपॉन आर, 4r में से आर गया 3r, 3r अपॉन आर, आर कट गया 3 इंटू 100, 300% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। अब 300% वृद्धि तो हो गई प्रतिरोध के मान में, प्रतिरोधकता का क्या हुआ, प्रतिरोधकता के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं, ये होता है m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ बार, ठीक है, किसके बराबर होता है, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ बार, यानी ये तो निर्भर करती है n यानी पदार्थ की प्रकृति पर, टाउ बार यानी ताप पर, तो हमने ना तो ताप बदला है ना ही इस धातु को बदला है यानी पदार्थ बदला है, इसलिए रो के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, रो के मान में किसी तरह की कोई वृद्धि नहीं होगी।